क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखो। क्वेश्चन नंबर 1 इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन। जो सैंड और आयोडीन है, इसका जो मिक्सचर है ये आपका क्लास 11th में है। तो 11th से ये क्वेश्चन है। तो सैंड और आयोडीन अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया है तो ये किस मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास 11th में, उसका क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। तो बताओ कौन सा हो सकता है सैंड और आयोडीन। इसमें हम इसका जो आंसर है वो है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। हाँ, सब्लिमेशन क्यों है? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो सब्लिमेटेड कंपाउंड होता है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉरी गैस में, या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज नहीं होता है, जो उसे कहते हैं सब्लिमेटेड कंपाउंड। तो सैंड होता है ओके। नॉन सब्लिमेटेड और आयोडीन होता है सब्लिमेटेड। जैसे आप हीटिंग करोगे, जो आयोडीन है ये सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। ठीक है, तो इसको हम सब्लिमेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंस इन डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ। किस चीज के बेस पे हम जो डेंसिटी का डिफरेंस होता है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ये सेपरेशन मेथड है, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मॉलिक्यूलर सीविंग, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और ग्रेविटी सेपरेशन। तो इसमें आंसर है ग्रेविटी सेपरेशन। आपने देखा होगा एक ग्रेविटी फनल, सेपरेशन। हाँ, इसमें एक फनल टाइप का बना होता है। अगर आपने इसमें क्या रखा है, लिक्विड इन ऑयल रखा हुआ है, तो एक लेयर आपको अलग दिखाई देती है, ठीक है, और दूसरी लेयर आपको क्या होगी, अलग दिखाई देती है। दो अलग अलग आपको लेयर दिखाई देंगे। तो जो दो अलग अलग लेयर दिखाई देंगे, एक लेयर नीचे एक लेयर ऊपर, ठीक है, तो इसको एक सेपरेटिंग फनल से हम सेपरेट करते हैं। अगर आपने 11th में पढ़ा होगा सेपरेटिंग फनल, तो फनल टाइप का लगा होता है, इस तरीके से बना होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो चीज डेंसिटी ज्यादा होगी वो बॉटम में होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप में होगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को अलग कर सकते हो। तो ये है ग्रेविटी सेपरेशन के थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जिसमें जो कंपोनेंट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली होता है। हेट्रोजीनियस मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनइक्वली होता है, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस सब्सटेंस। तो पहला है बोटल्ड वाटर, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट हो गया, पीस ऑफ कॉपर हो गया और कैंडल हो गया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सर आई हेट्रोजीनियस? थिंक कैंडल। हाँ, कैंडल इज राइट आंसर। कैंडल किस किस का? वैक्स उसमें ज्यादा अमाउंट में होता है। हाँ, वैक्स प्लस, वैक्स प्लस निडल हाँ कुछ, थ्रेड्स, वो रोड थ्रेड्स टाइप। हाँ यस सर। थ्रेड, हाँ, वैक्स प्लस थ्रेड, थ्रेड्स होते हैं उसमें, थ्रेड्स और वैक्स से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए हेट्रोजीनियस है। तो ये फर्स्ट 3 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो फिजिकल मेथड से, यानी कि हीटिंग करके या कुछ चीज डिजोल्व करके आप उससे उसके कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते हो। पहला है सुगर एंड वाटर सॉल्यूशन, सेकंड है सॉल्ट सॉल्यूशन, थर्ड इज सॉलिड ग्लूकोज, एंड फोर्थ है बोथ ए एंड बी। तो कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? सर सॉलिड ग्लूकोज। कौन सा? सॉलिड ग्लूकोज, हाँ बिल्कुल सही है, सॉलिड ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो जो सॉलिड ग्लूकोज होता है, आप इसको फिजिकल मेथड के थ्रू इसको आगे फर्दर इसके ब्रेक कॉन्स्टेंट नहीं कर पार्टिकल्स में, सकते। हाँ, ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर है ग्लूकोज। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ है
Which of the following pair of substance contain element and compound within a pair? माने कि एलिमेंट भी होगा उसमें और कंपाउंड भी होगा, तो कौन सा ऐसा पेयर है इसमें से? पहला है O2CH4, दूसरा है H2O2, तीसरा है N2CO2 और चौथा है NaCO। इसमें कौन सा आंसर सही है? ACD। ACD। ACD में देखो A है, A क्या है यहाँ पे? एलिमेंट है एंड कंपाउंड है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। O2 इज एलिमेंट और CH4 इज कंपाउंड। N2 एलिमेंट है और CO2 कंपाउंड है, बिल्कुल सही है। Na एलिमेंट है और CO कंपाउंड है, यानी आपने जो बोला बिल्कुल सही है, ACD, ठीक है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है? एलिमेंट है, इसीलिए ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements about a compound is incorrect? पहला, molecule of a compound has atoms of different elements। जो molecule of elements compound होगा उसमें atoms different होते हैं। दूसरा, compound cannot be separated into its constituent element by physical method of separation। तीसरा, a compound retain the physical properties of its constituent एलिमेंट। और फोर्थ है, रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। तो इन चारों में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? सॉरी, कौन सा गलत है? सर सी, सी, फिजिकल बिल्कुल प्रॉपर्टी सही। चेंज होती है ना। हाँ बिल्कुल, जैसे आप वाटर बनाओगे तो वाटर के लिए हम क्या करते हैं? H2+O2 करते हैं, तो ये H2O बन जाता है। अब जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, किसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, यानी उसके ऑक्सीजन के। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब जिससे मिलके बना है वो। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हो गया। तो उसकी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं रहती है। रिटेन किस केस में रहती है? जब वो मिक्सचर बनाता है। मिक्सचर, जैसे आपने मिक्सचर कौन सी चीज बना दी? मिक्सचर बना दिया आपने सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी सॉल्ट प्लस वाटर, तो उसमें वाटर की भी प्रॉपर्टी होगी, सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, तो आपने देखा होगा शुगर की भी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन में और वाटर की भी होती है। यानी मिक्सचर में फिजिकल प्रॉपर्टी रिटेन रहती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब नेक्स्ट में चलते, देखो 7 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट करना आपको, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। पहला, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। पहला है अमोनिया और सोडियम और एयर, तो ये कॉम्बिनेशन आपको सही लग रहा है? बताओ, एलिमेंट अमोनिया है क्या, और कंपाउंड सोडियम है क्या, और मिक्सचर एयर है क्या? या इनमें से कौन नो सा है सर, जो गलत है? ए गलत है सर। हाँ, अमोनिया कंपाउंड है, एलिमेंट कंपाउंड है और सोडियम। सोडियम एलिमेंट है, तो ये यस पहला सर। तो गलत हो गया। सेकंड वाला, वाटर सुगर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस शुगर सॉल्यूशन, यस सर, ये भी गलत है। हाँ इसमें वाटर है जो कंपाउंड होगा, ठीक है, वाटर इज कंपाउंड, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें ये गलत था, ये दोनों गलत थे। और तीसरे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, दोनों गलत है। हाँ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी हाँ, एलिमेंट। ये सर एलिमेंट सही है। हाँ, ऑक्सीजन कंपाउंड, एलिमेंट है, कंपाउंड गलत है इसका। कंपाउंड गलत हो गया। और ये मिक्सचर भी गलत है, क्योंकि वाटर क्या है? यस कंपाउंड। सर। इसमें सिल्वर वाटर एयर, यस सर, ये सही है आई थिंक। ये बिल्कुल सही है। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर में एलिमेंट एजी। होता है। एजी। देखो, एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट का मतलब होता है उसमें मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा और या फिर मेटलॉइड होगा, उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, मेटलॉइड। तो जैसे नॉन मेटल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये मेटल में सिल्वर, जो भी मेटल आएंगे। तो फोर्थ वन इज राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है, पार्टिकल्स इन लिक्विड आर मोर क्लोजली हेल्ड देन गैसेस बट दे लेस फ्री टू मूव देन सॉलिड। आपको बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है। सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर अरेंज्ड इन orderly fashion but they can move as freely as liquids. तीसरा है, the particle of gases are far apart as compared to solid and liquid and their movement is easy and fast. And fourth one is, particles of gases move faster than liquid only when the gases are heated. कौन सा आपको लग रहा है जो बिल्कुल करेक्ट है? सी। सी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सी कहता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, किसके कंपैरिजन में? लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में, और ये आसानी से और फास्ट मूव कर सकते हैं क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी जो गैस की होगी वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। अब 9th वाला क्वेश्चन, A mixture contains two or more substance in मिक्सचर में क्या होगा और which is called its mixture contain two or more substance in। अब बताओ, फिक्स रेशियो या एनी रेशियो? मिक्सचर में फिक्स फिक्स्ड रेशियो रेशियो। होता है या कंपाउंड्स। एनी रेशियो होता है? फिक्स्ड रेशियो होता है। हाँ, अगर फिक्स रेशियो होगा तो उसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड्स। हाँ, और अगर एनी रेशियो होगा तो? तो एलिमेंट। नहीं, कंपाउंड। अगर फिक्स रेशियो होगा तो कंपाउंड और एनी रेशियो होगा तो मिक्सचर। ठीक है। आप क्वेश्चन देखो क्या लिखा है उसने, अ मिक्सचर कंटेन्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? मिक्सचर की बात कर रहे हैं। मिक्सचर्स की। हाँ, तो मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंस। अब बताओ क्या होगा, इन फिक्स रेशियो या एनी रेशियो? एनी रेशियो। एनी रेशियो सही है। और फिर आगे विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब जिससे मिलके बना है, इसे कहते हैं उसका कंपोनेंट। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। ये नहीं हो सकता क्योंकि मिक्सचर कंपाउंड नहीं है। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखना। जब मिक्सचर बनेगा तो जरूरी नहीं एलिमेंट होगा, कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन फिक्स रेशियो नहीं है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कंपोनेंट एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, इसीलिए ये वाला सही नहीं माना जाएगा। इससे अच्छा हम कंपोनेंट कह देंगे, तो कंपोनेंट में दोनों सब कुछ आ सकता है, एलिमेंट भी आ सकता है और कंपाउंड भी आ सकता है, इसीलिए ये वाला आंसर सही है 9th का। अब आ गए हम 10th क्वेश्चन में। ये इजी लेवल है, फिर थोड़ा मैं आपको हार्ड लेवल बताऊंगा। ठीक है। अब बताओ, ओके विच सर। वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्योर कंपाउंड। इसमें से कौन ऐसा है जो प्योर कंपाउंड नहीं है? प्योर कंपाउंड। हाँ, इसमें पहला है कंपाउंड। O3, दूसरा है H2O2, तीसरा है H2O और फोर्थ इज सुक्रोज सॉल्यूशन। आई थिंक O3। नहीं, O3, H2O2, H2O, ये तो सब कंपाउंड ही है ना। इसमें क्या है, सारी चीजें फिक्स रेशियो में लगी हुई है। कौन सा सुक्रोज सॉल्यूशन है? सुक्रोज में क्या होगा, कोई चीज फिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो सुक्रोज में क्या होता है, चीजें फिक्स नहीं है। आया समझ में? ओके ये तो सर। सारे यस कंपाउंड सर। है ना। सर O3 एलिमेंट नहीं है। तो O3 और O3 के अलावा क्या था ये? O3 हो गया, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ। यस सर, आ रही है आपके पास। हाँ, O3 हो गया, H2O2 हो गया और सुक्रोज सॉल्यूशन हो गया। ये तो सब क्या है, कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड नहीं है? सुगर सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। इसमें कोई रेशियो थोड़ी है, इसमें हम कैसे भी डाल सकते हैं, कोई रेशियो फिक्स नहीं डाला हुआ है। तो सुक्रोज सॉल्यूशन क्या होगा इसका?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोज और वाटर में ओ, क्या है, कोई भी फिक्स रेशियो नहीं है, कैसे कितना भी आप सुक्रोज मिला सकते हो, लेकिन O3 में फिक्स है। O3 में 3 ऑक्सीजन मिले हुए हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन 1 1 1 के रेशियो से फिक्स है। ठीक है, H2O2 है, H2O2 और H2 सब कंपाउंड है, केवल किसको छोड़ के, सुक्रोज सॉल्यूशन को छोड़ के। तो ये आंसर हो गया आपका। क्लियर हुआ ये? यस सर। अब क्वेश्चन है 11th वाला, वन फर्मी इज, फर्मी में कितने सेंटीमीटर है? देखो जब आप बुक में देखते होंगे वो मीटर में है, और यहाँ दे दिया उसने फर्मी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए आपको 2 कम करना पड़ेगा। तो कितना आंसर हो सकता है? फर्मी में होगा, एनी गैस? 10 की पावर सी। -3 या 13 या 10 या 12? 10 इसका की पावर -10। नहीं, 13। देखो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर, और अगर सेंटीमीटर में करेंगे हम इसे तो हो जाएगा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चाहिए तो याद करनी पड़ेगी आपको, 10 की पावर -18 के लिए एक्सा। सर ठीक है, एक्सा। 18 नहीं सर, 10 की पावर 18 है ना? हाँ अच्छा यस। ठीक, एक होता है -18, एक है 18, तो 18 के लिए अलग आंसर होगा, -18 का अलग होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना माइनस प्लस का रूल है, अगर उस कई बार आंसर 13 है तो उसका आंसर अलग होगा, और -13 है तो इसका आंसर अलग होगा। अब है इसके बाद द प्रीफिक्स जेप्टो, ये काफी दे दिया है इसमें, इसको मैं सीधे बता देता हूँ, 10 की पावर -21। ये आपको एक टेबल दे देंगे, उसमें देख लेना आप, ये सारी चीजें वहां आ जाएंगी, उस टेबल में सब कुछ होगा। ठीक है, तो जेप्टो में ओके सर। -21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इसके बाद है, अब चेंज करना पड़ेगा हमें यूनिट। 14 क्वेश्चन है, यूनिट जूल पर पास्कल। ठीक है, अब इसको चेंज करना है आपने किसमें, इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट होगा ये? 1 जूल पास्कल किस चीज के इक्विवेलेंट होगा? ये DM3 के, सी के। DM3 के? नहीं, ये यस सर। होगा मीटर के। कैसे होगा देखो, जूल पर पास्कल है, जूल अपॉन पास्कल। ठीक है, जूल की यूनिट किसकी होती है, वर्क की, और पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। ठीक है, अब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और डिस्टेंस हो गया मीटर। प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन मीटर इनवर्स -2, सॉरी। ठीक है, अब क्या होगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, ये मीटर ऊपर आ जाएगा, तो ये माइनस साइन है, ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जाएगा 2 + 1 यानी मीटर क्यूब। तो ये मीटर क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 जूल पास्कल किसके इक्वल हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब के। हाँ, तो ये 14 का आंसर है मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, और पास्कल होती है प्रेशर की यूनिट, तो उस हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच हैज हाईएस्ट वेट, किसका वेट है जो सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट इज 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, दूसरा है अ नॉर्मल एडल्ट मैन, या 10 लीटर ऑफ Hg, या ऑल हैव सेम वेट। कौन सा हो सकता है इसका आंसर? सर आई थिंक नॉर्मल अडल्ट मैन। देखो नॉर्मल एडल्ट मैन होता है जो, उसका ये मान के चलो 60 टू 65 kg नॉर्मल जो वेट माना जाता है, वो इतना kg है। यस। ठीक है, और
अगर हम वाटर की बात करते हैं तो मैंने कहा था आपको कि वाटर में क्या होता है, डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। तो जितने ml होगा वाटर का, उतना ही क्या हो जाएगा, उसका ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ग्राम हो जाएगा, यानी 1000 kg। हाँ, तो 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है, 6 cm। यानी 10⁶ ml। एक ही बात हो गई, है ना। ml का यस मतलब सर। कितने लीटर हो जाएंगे ये, 100 लीटर के आसपास या 1000 लीटर, 1000 लीटर हो गया। यस सर। तो सबसे ज्यादा इसका होगा। अब केजी में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1000 kg, क्योंकि जितने ml होंगे उतने ग्राम होंगे, ठीक है। कितने ग्राम हो गया ना, 10⁻³ ठीक। यस सर। तो 10⁻³ मतलब नॉर्मल से तो कहीं ज्यादा है, और 1000 लीटर मतलब 10 लीटर से ज्यादा है। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो गया, 1 मीटर क्यूब ए। वाटर, क्योंकि ओके। वाटर की डेंसिटी ध्यान रखना 1 होती है, ये कभी दी नहीं होती है। तो डेंसिटी यानी 1 ग्राम पर ml। तो अगर जितना ml होगा वाटर का, उतना ही ग्राम होगा, ये फिक्स है। तो इसका आंसर हो गया 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब 16 क्वेश्चन है, which one of the following set of units represent the smallest and largest amount of energy respectively। अब इसमें से कौन सा है, पहले देखो क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट। तो सबसे कम कौन सा है, जूल है, अर्ग है, कैलोरी है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों रखा है उसका नाम, यानी जितना वोल्टेज किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, का। ठीक है। इसे ईवी, इसकी रिलेशनशिप देख लो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो -19 जूल, यानी कितना छोटी यूनिट होगी ये, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले है, बाकी कोई नहीं है, तो फोर्थ आंसर सही है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये स्पेशल इलेक्ट्रॉन के लिए किया था, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वोल्टेज होता है वो बहुत कम होता है। तो अब जितनी भी हमारे पास यूनिट थी वो सब बड़ी थी, तो उसको छोटा करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया, ठीक है। और सबसे बड़ी यूनिट क्या है, एल लीटर। एटम। हाँ, इसमें 1 लीटर एटीएम जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 101.325 जूल, 101.325 जूल, ये याद रखना। 1 लीटर एटमोस्फियर में इतने जूल होते हैं। तो ये हाईएस्ट है और ये लोवेस्ट है, क्लियर। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताया था रिलेशनशिप, अ मेजर टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फेराडे। what will this reading on सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में कितना होगा। तो इसके लिए कोई वो है आपके पास, फॉर्मूला याद है आपको इसका। इसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, और ये है डिग्री फेराडे -32, और या फिर डिग्री फेराडे इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस +32। +32। हाँ, तो अब इसमें से देखो, आपको डिग्री सेल्सियस से निकालना है, यानी कि ये निकालना है डिग्री सेल्सियस वाला। और आपको क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। ये देखो, ये है, और ये दिया हुआ है, इसकी जगह पे 200 लिख दो। अब कैसे होगा ये, 9/5 डिग्री सेल्सियस +32, ये इसमें रख दो सीधा। यहाँ रखो, देखो 5/9, 5/9 फेराडे है, 200 -32, कितना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है
93.3 डिग्री सेल्सियस, ये वाला यस सर। सी है ना, इसको निकाल लेना एक बार आप। ठीक, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ब्रैकेट के अंदर होंगे दोनों। या फिर अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखोगे आप, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब 18 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट SI यूनिट, इनमें से कौन है जो SI यूनिट नहीं है। हमने पढ़ा था देखो, पहला मीटर, दूसरा कैंडिला, तीसरा मोल, चौथा लीटर, इसमें से कौन सा इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। मीटर है, हाँ इंटरनेशनल। सर ये सारी बेसिक्स यूनिट्स है तो 7 फंडामेंटल। हाँ, तो इनमें से कौन सा नहीं है बेसिक यूनिट। सर कैंडला आई थिंक। नहीं नहीं, कैंडिला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, लीटर नहीं लुमिनस है। इंटेंसिटी है। हाँ, लीटर नहीं है बस। लीटर किसकी यूनिट है बताओ। हमारे पास 5 7 बेसिक यूनिट थे ना। फर्स्ट इज मास, यस सर। सेकंड इज सेकंड इज लेंथ, लेंथ, टाइम, थर्ड इज टेम्परेचर। डेंसिटी। हाँ, नहीं देखो, मास, लेंथ, टाइम, टाइम, टेम्परेचर, टेम, करंट, ठीक है, और कौन सा था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस मोल। यस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसी की तो यूनिट है डेंसिटी हाँ। कैंडिला। ल्यूमिनस हाँ यस सर। इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडिला। ठीक है, तो इसका डी लीटर नहीं आंसर। है। हाँ, लीटर नहीं है इसमें, तो डी है जो, वो SI यूनिट या बेसिक यूनिट नहीं है। फिर ये प्रीफिक्स वाला आ गया, इसका, इसको याद कर लेना आप। इसका होता है यूटा। ठीक है, सी योक्टा। आंसर हो जाएगा, युक्ता। हाँ, एक था यूटा नहीं, युक्ता। एक ओके सर। जेप्टा हमने पढ़ा अभी, जेटा, यूटा, ये कम आते हैं पर इतना नहीं पूछा जाता। ये इसके पहले वाले पूछे जाते हैं, 15 तक या 12 तक आते हैं। पिकोमीटर, नैनोमीटर बहुत आता है, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है देखो, मैनी कंट्रीज यूज फ़ारेनहाइट स्केल फॉर एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर ऑफ एटमोस्फियर। इफ टेम्परेचर ऑफ एनी सच country is measured 41 degree Fahrenheit, तो what is its value in Celsius scale, or would you expect hot or cold atmosphere। बताओ, अब इसको दे दिया है कितना, 41 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था देखो, क्या था, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, याद है आपको ये, यस 5, सर, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5। ना ना, ये था 5/9, और ये फ़ारेनहाइट -32, या फिर इसे उल्टा कर दो, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल यस टू सर। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस प्लस 32। 32। हाँ, इसको कंफ्यूज हो जाओगे, देखो पहले इसमें ये लिखा है डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला आंसर है, और फिर इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये माइनस था, यहाँ प्लस आ गया, तो ये बन गया। तो कई बार क्या होता है, अलग अलग वे में लिखा होता है, और हमें लगता है कि कोई चीज हमने गलत की है। होता क्या है, ये स्केल पे डिपेंड करेगा। हमने डिग्री सेल्सियस पहले लिखेंगे तो ये होगा, फ़ारेनहाइट लिखेंगे तो ये होगा। अब देखो, 41 है तो 5/9, 41 -32, -32। 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर 5 आ 5 जाएगा, डिग्री, सी आएगा आंसर। हाँ, तो 5 डिग्री का मतलब कैसा होगा वो, कोल्ड, कोल्ड। यानी वो कंट्री कोल्ड वाली होगी। 20 क्वेश्चन हो गए देखो। अब आगे बढ़ते हैं, 21। इसमें है आपके पास 21 में, अ सैंपल वाज वेटेड यूजिंग 2 डिफरेंट बैलेंस, द रिजल्ट वर, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, तो हाउ वुड द वेट ऑफ सैंपल बी रिपोर्टेड। आप जो सैंपल का वेट है उसे कैसे रिपोर्ट करोगे। ठीक है, तो यस सर। आ, हाउ वुड। इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है। ज्यादा एक्यूरेट फर्स्ट वाला, हाँ, 3.929 वाला। तो अब इसको 3 डिजिट में राउंड ऑफ कर दो।
यस सर। कौन सा होगा? 6 डिजिट में राउंड ऑफ करना है। 3 में 3.3.929 अच्छा 3.93 ए होगा इसका आंसर। है ना, तो ये 4 डिजिट है, तो लास्ट में यस सर। 2 डिजिट होने चाहिए बस। ठीक है, तो इसके लिए जो तो सर 3.93 ग्राम। 3.93 ग्राम राइट आंसर है। ठीक है, तो उसको जब हम रिपोर्ट करेंगे तो ये एक्यूरेट आंसर है, और ये जो हमने लिखा है ये अप्रोक्सीमेट में लिखा हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें कि टू स्टूडेंट परफॉर्म, एक मिनट इसे नीचे कर लेता हूँ, इसमें प्रिसाइज और एक्यूरेस वाला, एक्यूरेट आपको पता है प्रिसाइज किसे कहते हैं, एक्यूरेट किसे कहते हैं? प्रिसाइज और एक्यूरेट, जो एकदम उसके नजदीक हो। हाँ देखो प्रिसाइज का मतलब क्या प्रिसाइज। होता है, प्रिसाइज का मतलब क्लोजनेस ऑफ देयर, जो मेजरमेंट होगा वो बिल्कुल क्लोज होगा। जैसे एक ने मेजरमेंट किया 1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, तो हम बोलेंगे इससे ये प्रिसाइज है। इसका जो मेजरमेंट है बिल्कुल आसपास है, इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो ये क्या है, प्रिसाइज हो गया। ठीक है, जितने भी मेजरमेंट होगा उसमें क्लोजनेस होगा। इसका ट्रू वैल्यू से कुछ मतलब नहीं है। और एक्यूरेट का मतलब होता है कि जो क्या होगा, ट्रू वैल्यू के, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके आसपास होगा। जैसे एक्चुअल में इसका आंसर आना चाहिए था 6, तो आप जब मेजरमेंट करोगे तो इसके आसपास आएगा, या 6 के आसपास आएगा, 5.9, 6.1, तो ये हो गया एक्यूरेट, जो ट्रू आंसर के आसपास होगा। ठीक है, और जो जिसमें गैप ज्यादा होगा तो वो प्रिसाइज नहीं है, जिसमें गैप कम होगा वो प्रिसाइज है। अब देखो क्वेश्चन है, टू स्टूडेंट परफॉर्म द सेम experiment separately and each one of them recorded 2 reading of mass which are given below. करेक्ट रीडिंग ऑफ मास, देखो ये करेक्ट वैल्यू दे दी आपको 3 ग्राम, 3.0 क्या करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यस गिवन सर। डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो दो स्टूडेंट थे ए और बी, इन्होंने रीडिंग ली, तो पहले ने लिया 3.01 और 2.99। ठीक है, दूसरे ने जब दो रीडिंग ली तो पहली आई 3.05 और दूसरी आई 2.95, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सर इसका आंसर बी है। बी। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, बिल्कुल सही कहा, एक्यूरेट। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में गैप भी ज्यादा नहीं है, यानी प्रिसाइज है, और जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल उसके आसपास है, यानी ये जो इसने रीडिंग निकाली थी वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो 22 है इसका आंसर क्या है, बी आंसर है। क्योंकि ए बी, ये जो बी है ये तो बहुत बड़ा गैप हो गया, ना तो ये प्रिसाइज है और ना ये एक्यूरेट है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है बी, तो ये दोनों है। ठीक है, तो समझ में आया है कॉन्सेप्ट, समझ यस सर। प्रिसाइज और एक्यूरेट का। यस सर। प्रिसाइज का मतलब हुआ कि अपने आप ही उसको एक्चुअल आंसर से कोई मतलब नहीं है, जो वो मेजरमेंट करेगा उसके आसपास आंसर आना चाहिए, तो हम बोलेंगे प्रिसाइज है। और एक्यूरेट का मतलब हुआ कि जो एक्चुअल आंसर है उसके आसपास होगा, उसके क्लोज जितना होगा वो उतना एक्यूरेट है। अब देखो 23 क्वेश्चन, अब इसको बताओ 0.00016 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बताना है, कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? सर ए। ए इज राइट। ए तो इसने क्लियर कट ही दे दिया आपको, क्योंकि बाकी में कोई वो है ही नहीं। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही आंसर। 10⁻⁻4 कैसे हुआ, देखो 1, 2, 3, 4 डिजिट आगे आएगा ये पॉइंट, तो जितना डिजिट आगे आएगा पावर माइनस होगी, अगर ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहा है डेसिमल, तो 23 का फर्स्ट सही है। अब फिर देखो ये प्रिसाइज और एक्यूरेट वाला आ गया, आपको ये मेजरमेंट किया और उसने कहा देखो ट्रू वैल्यू, जो एक्चुअल का आंसर उसने बता दिया कि 6.23 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्स ने जब मेजरमेंट किया पहला तो 6.18 आया,
और दूसरी बार किया तो 6.28 आया। y ने पहले किया तो 6.20, फिर दूसरी बार किया तो 6.023 आया। z ने मेजरमेंट किया तो 6.22 और 6.24 आया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्स और नाइदर एक्स और वाई प्रीसाइज और एक्यूरेट, कुछ भी नहीं है क्योंकि इनका आंसर बहुत मैच ही नहीं कर रहा है। इस 6.23 यस है, सर। ये बहुत बड़ा गैप है ना, दोनों में बहुत बड़ा गैप है, तो प्रीसाइज तो खत्म हो गया, ठीक है, और एक्यूरेसी भी खत्म हो गई है क्योंकि इससे दूर है। और जो जेड है ये दोनों है, क्यों है, क्योंकि इसके देखो आंसर 6.23 है तो इसी के आसपास है, 6.22 एंड 6.24, और बहुत बड़ा गैप नहीं है, तो इसीलिए दोनों है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो 24 का डी आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब 25th क्वेश्चन में चलते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन आप बताओ कि ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट का रूल बताया था आपको, बताओ। यस सर। तो आप बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे बताना आपके आंसर को। मल्टीप्लिकेशन में जो सेकंड लीस्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हाँ, इसमें कैसे देखेंगे। सर 3 है इसका आंसर सर। बिल्कुल सही है, 3 इज राइट आंसर, वेरी गुड। देखो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें भी कितने हैं, 3 हैं, इसमें भी कितने हैं, 3 हैं, इसमें भी कितने, 3 है, तो मिनिमम 3 है, ठीक है। तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है तो जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं आंसर उसी में आएगा, तो 3 इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये टाइम खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, ठीक। ओके सर।